नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष हिंदी पुस्तक अज्ञात शत्रु कथा संग्रह के प्रथम प्रकरण अर्थात प्रथम अंक के बारे में अध्ययन करेंगे। आज से पूर्व आपको इसके बारे में विभिन्न प्रकार के पात्रों का परिचय करवाया गया था। आज उन पात्रों की प्रथम अंक में क्या भूमिका रही और किस पात्र द्वारा किस प्रकार का व्यवहार इसमें किया गया और कौन सा पात्र प्रभावशाली रहा है। देखिए विद्यार्थियों, इसमें जो मूल रूप से बात बताई गई है वो अज्ञात शत्रु से संबंधित एक राजा और शिकार से संबंधित है, जिसमें लुब्धक नाम का एक व्यक्ति प्राय राज दरबार में शिकारी हुआ करता था। उसका कार्य था जंगल में जाकर के शिकार करके लाना और शिकार से जो प्राप्त मांस या जिस पशु पक्षी का शिकार होता था उस मांस को राजा के सामने पेश करना होता था। और साथ ही साथ अगर वो किसी जीवित पशु पक्षी को वहां पकड़कर लाए तो उस समय उसके राजा द्वारा अपने राजकुमार को उसे खेलने के लिए दिया जाता था। ऐसा ही प्रथम अंक के अंदर कुछ दृश्य है। जैसे इस कथा में हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उसमें विभिन्न पात्रों का परिचय और उसके साथ साथ उस पात्र को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रथम अंक के अंदर लुब्धक। देखिए छात्रों, लुब्धक इस कथा संग्रह के अंदर एक शिकारी की भूमिका निभाता है। इसका प्रमुख कार्य रहता है शिकार करना। छोटे बड़े पशु पक्षियों का शिकार करके राज दरबार में उसे पेश करता था तथा राजा उसे उसके बाद में कुछ मुंह मांगी कीमत भी उसे देते थे। बात करते हैं अपन अज्ञात शत्रु की। अज्ञात शत्रु इनका राजा था, अजात शत्रु राजा की भूमिका निभाता था तथा इस राजा द्वारा जो आदेश प्रदान किया जाता था उसके अनुसार उसे जो भी शिकार लाना होता था। तीसरा, इसके अंदर मुख्य भूमिका एक महिला की है जिसका नाम है पद्मावती। पद्मावती उस दरबार के अंदर हमेशा इस बात की बात करती थी कि जैसे ही लुब्धक कोई शिकार करके अज्ञात शत्रु के पास लाता था तो हमेशा पद्मावती शिकार के विरुद्ध थी। महारानी पद्मावती शिकारी एवं शिकार के विरुद्ध थी, क्योंकि उसे कभी भी शिकार करना पसंद नहीं था तथा जीव हत्या वो करना नहीं चाहती थी। एक समय की बात है, इसमें लुब्धक एक समय शिकार करने के लिए जंगल गया। उसने वहां पर मृग शावक को पकड़ के लाने की कोशिश की। राजा अजातशत्रु ने यह आदेश दिया कि हे लुब्धक, आपको जंगल में जाने के बाद में शिकार करके मृग शावक को लाना है, अर्थात मृग के छोटे बच्चे, मृग शावक। जैसे ही वो जंगल में जाता है, जिस समय मृग शावक उसे जंगल के अंदर दिखाई देते हैं, देखते ही वो सोचता है कि इसके धनुष से इसका शिकार किया जाए, लेकिन उसके पास उसकी मां बैठी होती है और उस मां को देख करके उसके हृदय में करुणा और दया आ जाती है, क्योंकि उसकी नजर उसकी मां की आंखों के सामने जाती है और उसकी तरफ से देखते ही उसका हृदय करुणामय हो जाता है और उसके मन में एक विचार आता है कि आज मैं इस शावक का शिकार नहीं करूंगा। वो बिना शावक का शिकार किए हुए वापस राज दरबार में लौटता है। जैसे ही राज दरबार में पहुंचता है, तुरंत उसे अजातशत्रु दरबार में बुलाते हैं और कहते हैं, हे लुब्धक,
आज आप किस कारण से मृग शावक को पकड़कर नहीं लाए? तब वो अपनी बात सुनाता है, हे राजन, जंगल में कुछ दृश्य इस प्रकार हुआ कि जैसे ही मैंने शिकार की बात ठानी और शिकार करने का प्रयास किया, तो उस समय मुझे ये महसूस हुआ कि जिस मृग शावक का मैं शिकार करने जा रहा था, उसके पास उसकी माँ बैठी थी, और जैसे ही मैंने उन दोनों की तरफ देखा तो माँ के अर्थात मृग शावक की माँ हरिणी को देख करके मेरा हृदय द्रवित हो गया। इस कारण से मैंने आज शिकार नहीं किया। हे राजन, मुझे आज क्षमा कर दीजिए। लेकिन यह बात सुनकर के अजातशत्रु को क्रोध आ गया। उसने यह आदेश दिया कि आपको शिकार नहीं लाने के एवज में 100 कोड़े खाने पड़ेंगे। देखिए, राजा महाराजा के समय में सजा देने की भी बहुत अनूठी परंपरा थी। 100 कोड़ों का जैसे आदेश दिया, महारानी पद्मावती को ये चीज बुरी लगी। उसने कहा, रुको अजातशत्रु, मैं इसके बारे में कुछ बात आपसे करना चाहता हूं। उसने ये कहा कि हे अजातशत्रु, आपने जिस शिकारी लुब्धर को शिकार नहीं लाने के कारण 100 कोड़ों की सजा देने का प्रण लिया है, ये आज के समय में गलत है। क्योंकि अगर मृग शावक के लाने से ही राजकुमार खेलता है और उससे खुश होता है, तो ये नीति के अनुसार बिल्कुल विरोधी है। क्योंकि किसी जीव की हत्या करने या किसी जीव को पकड़ कर लाने से अगर रोज राजकुमार खेलते रहेंगे, तो राजकुमार शूरवीर नहीं बनेंगे, बल्कि वो एक सामान्य व्यक्ति रहेंगे और निर्बल व्यक्ति रहेंगे। इस प्रकार बार बार जंगल में प्रतिदिन किसी शावक को पकड़कर ला करके राजकुमार के सामने पेश करना और राजकुमार उससे दिन भर खेलते हैं, यह एक अन्याय है। ऐसा अन्याय राज दरबार में नहीं होना चाहिए। लेकिन यह बात अजातशत्रु को बुरी लगती है। वो कहता है कि हे पद्मावती, आपने हो सकता है लुब्धर को इस बारे में पहले सिखाया होगा कि शिकार का ले नहीं लाना है, ये राजा का आदेश है। अगर अजातशत्रु ये राजा लुब्धर की शिकारी द्वारा आज्ञा पालन नहीं होता है, तो उसे 100 कोड़े नीति के अनुसार अथवा नियम के अनुसार खाने ही पड़ेंगे। इस कारण से पद्मावती के बीच में अजातशत्रु और लुब्धर तीनों के मध्य बहस छिड़ गई, और इस बहस छिड़ने के बाद में उन्होंने ये विचार किया कि ऐसा अगर होता रहा तो राज दरबार में सिर्फ शिकार करने वाले तैयार होंगे। आगे आने वाले समय में कोई भी इस राज्य का प्रशासन संभालने वाला राजकुमार अर्थात श्रेष्ठ राजकुमार प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद में समुद्रदत्त, जो उनके राज दरबार में मुख्य व्यक्ति था, जिसका नाम था समुद्रदत्त। जैसे ही समुद्रदत्त राज दरबार में प्रवेश करता है, राज दरबार में प्रवेश, जिस समय समुद्रदत्त राज दरबार में प्रवेश करते हैं, इन तीनों के मध्य जो बात चलती है उसका वो खंडन करते हैं। समुद्रदत्त ये कहते हैं, ऐसा तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर जो भी राजकुमार भविष्य में राजगद्दी पर बैठेगा, अगर वो निर्दयी और कठोर अनुशासन का नहीं होगा, तो राज प्रशासन चलाने के लिए योग्य राजकुमार नहीं होगा। इस बीच में पुनः पद्मावती कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को राजगद्दी पर जो बैठता है, वह व्यक्ति निर्दयी नहीं होना चाहिए, जीवों की हत्या करने वाला नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा छोटी बड़ी गलती करने पर भी उसके ऊपर कठोर दंड देने का प्रावधान नहीं होना चाहिए। समुद्रदत्त हमेशा अजातशत्रु का पक्ष लेते थे। वो बात को बढ़ा चढ़ाकर करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन पद्मावती को ये बात बुरी लगी और धीरे धीरे हुआ कुछ ऐसे ही कि जो राजकुमार चित्रक था उसने खेलना बंद कर दिया। देखिए, अभी इसके अंदर जो बात कर रहा हूं वह है राजकुमार चित्रक, क्योंकि अजातशत्रु के जो राजकुमार था, जिसको मृग की इच्छा थी, उसका नाम प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, चित्रक। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, चित्रक राजकुमार का नाम
चित्रक, क्योंकि प्रत्येक अंक के अंदर ये जो जो मुख्य पात्र होते हैं उसका नाम और उसने क्या क्या भूमिका निभाई वो बहुत ही महत्वपूर्ण किसी भी कथा संग्रह में होता है। चित्रक आज उस प्रकार नहीं खेलता था जैसे वो हमेशा खेलता था, क्योंकि उसके लिए जिस व्यक्ति को राज दरबार में मृग शावक लाने की बात कही थी वह शिकारी लुब्धक इनके खेलने के लिए मृग शावक नहीं ले आया। इस बीच में अजातशत्रु ने ये बात पद्मावत को कही कि हे पद्मावत, आपको ये पता नहीं है कि आपने जिस जीव को छुड़ाने की कोशिश की अर्थात लुब्धक को शिकार करने के लिए मना किया, तो आज मेरा राजकुमार चित्रक किससे खेलेगा, अर्थात वो घर में इस प्रकार बैठा रहेगा कि उसका घर के अंदर मन भी नहीं लगेगा। लेकिन इसलिए राजकुमार चित्रक अगर पद्मावती कहती है कि किसी पशु पक्षी का शिकार करने से खुश होता है तो ये बालक बड़ा होने के बाद कोई सूरवीर अर्थात सम्राट नहीं बन सकता है, ये एक हिंसक कार्य है। उसके बाद चलना का प्रवेश होता है। जैसे ही इनके मध्य बात चलती है तो चलना एक महिला का नाम है। चलना का किससे क्या संबंध है वो मैं आपको बताता हूं। अन्य महिला का प्रवेश, अन्य महिला का प्रवेश, इसके बाद में छलना का प्रवेश होता है। छलना का किससे क्या संबंध है वो भी बात अपन यहाँ स्पष्ट करते हैं। छलना पद्मावती की मां थी, अर्थात अजातशत्रु और पद्मावत के बीच में जब ये बहस छिड़ी हुई थी तब उस बीच में राज दरबार में छलना का प्रवेश होता है और छलना ये बात अजातशत्रु से पूछती है। उसके बाद पद्मावत से पूछती है कि किस बात को लेकर के राज दरबार में उस बहस छिड़ी है। तब छलना के सामने पद्मावती ये कहती है कि मां, आज जो इस दरबार के अंदर अपने चित्रक जो राजकुमार था उस चित्रक के नहीं खेलने के कारण अर्थात लुब्धक द्वारा शिकार करने के बाद में उस शिकार को राज दरबार में नहीं पेश करने के उपरांत जो चित्रक था वो आज नहीं खेलता है। इस एवज में अजातशत्रु ने लुब्धक को 100 घोड़े मारने का आदेश दिया, जो 100 घोड़े मारना राज नियम अनुसार विरोधी है। इस कारण से मां अंदर बहस हो रही है और इस विषय को लेकर के यहाँ के जो छलना है इस बात को सुनने के बाद में लुब्धक के प्रति उसका मन मोहित हो गया और चित्रक की बात सुनकर के पद्मावत को इसके बारे में ये कहा गया कि राजा का एक कार्य होता है कि जंगल में जब शिकार करने के लिए जाता है तो शिकार करके उसको लाना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद आगे के अंक में कुछ इस बात को समझाया गया है कि इनके मध्य जब इन पद्मावती की मां छलना का राज दरबार में प्रवेश होता है उसके बाद में पद्मावत के एक भाई था, वह भी उस समय इनको देख करके वहां प्रवेश कर लेता था। उसका नाम था कुणिक। कुणिक हमेशा पद्मावत का पक्ष कम लेता था, न लेना। इसलिए कुणिक हमेशा पद्मावत के बारे में न सोच करके दूसरों का बारे में सोचता रहता था। इसलिए उसने हमेशा सपोर्ट पद्मावत का नहीं किया और सपोर्ट सबसे ज्यादा किसका किया? अजातशत्रु का। अजातशत्रु जो बात करते थे उसके ही पक्ष में ये रहता था। उसने भी पद्मावत की बात का खंडन किया और विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में छलना ने पद्मावती को ये भी कहा, छलना द्वारा पद्मावती को ये भी कहा गया, अगर राजकुमार को इस प्रकार व्यवहार करेंगे तो आने वाले समय में
कौसंबी का राजकुमार कौन बनेगा, अर्थात कौसंबी राज्य का राजकुमार कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा। कहने का मतलब बचपन से जिसको भौतिक सुविधाएं और साथ ही साथ राज दरबार में होने वाले कार्य और शिकार आदि के बारे में जानकारी नहीं होगी, अर्थात वो दयालु प्रवृत्ति का बच्चा होगा, तो आने वाले समय में इस कौसंबी जैसे बहुत बड़े नगर के लिए सम्राट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये बात छलना द्वारा पद्मावत को बताई जाती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कौन किसके ज्यादा पक्ष में है और कौन किस की बात का खंडन करता है। यहाँ पर पुणे भी सबसे ज्यादा अजातशत्रु के बारे में बात करता है। पद्मावत सिर्फ एक जो पशु प्रेम के बारे में बात करती है। छलना जो पद्मावत की मां है वो भी पद्मावत के बारे में न कह करके राजकुमार चित्रक की शूरवीरता तथा उसे संपूर्ण सुविधाएं उत्पन्न कराना, शिकार से संबंधित हाँ भरने की बात करते हैं। इसीलिए पहले इस अध्याय के अंदर, पहले अंक के अंदर हम ये बात कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताया गया है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अपन इस चीज को छोटे रूप में समझने की कोशिश करेंगे कि प्रथम अंक के अंदर ऐसी कौन कौन सी बातें बताई गई है और किसके द्वारा क्या महत्वपूर्ण बात कही गई है। मुख्य पात्र जैसे आपको पात्रों की पहले भी जानकारी दी गई थी। एक बार पुनः बता देता हूं कि अजातशत्रु स्वयं सम्राट अर्थात कौसंबी का सम्राट, पद्मावत वहां की महारानी, रानी अर्थात सबसे बड़ी रानी, इसमें प्रथम अंक में लुब्धक राज दरबार का जाना माना शिकारी, क्योंकि प्राचीन समय में राज दरबार में श्रेष्ठ शिकारी भी राजा के अधीन कार्य करते थे। इसका कार्य था शिकार करना। उसके बाद चौथा इसके अंदर महत्वपूर्ण जो है वो है आपके चित्रक।